दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको आपके घर का भाव डेली पूछे, जो आपको सेल नहीं करना है? या आप खुद अपने घर का भाव रोज़ क्या किसी से पूछेंगे? जी, नहीं, कोई नहीं पूछता। जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसका भाव कितना है, क्या हो रहा है उसका प्राइस, तो उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। सपोज़ आपने कोई घर अपना किराए पे दिया हुआ है, क्या उसका भाव आप पूछते हैं? जी नहीं, उसका भी भाव नहीं पूछते, किराया आ रहा है, ठीक है, राइट? वैसे ही क्या आज जो लॉकडाउन है, किसी ने किसी का रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, किसी का सीमेंट का बिज़नेस है, और भी बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, जिम है, सिनेमा हॉल्स हैं, वो क्या हमेशा के लिए बंद कर देंगे? मेजॉरिटी ऑफ उसमें बिज़नेसेस बंद नहीं होंगे। हो सकता है कल को जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये सारे बिज़नेसेस शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर ये दोनों क्वेश्चंस पे आपका आंसर ना है या नो है, तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट? दूसरी बात, ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी है, क्योंकि उनका जो मतलब नज़रिया है, कुछ चीज़ों के लिए मतलब फाइनेंस के लिए, वो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद चेंज हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के बिग कॉन्सेप्ट में हम किस बात के बारे में बात करेंगे? रियल एस्टेट प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग। इसका मतलब है कि हमारी जो संपत्ति है, वो हमारे जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम कैसे पास ऑन करेंगे। जब भी एज होता है लोगों का, तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे-बेटी उनके बीच में अपना जो भी संपत्ति है, ठीक है, एसेट्स हैं, उसको उनमें डिवाइड कर देते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और भी 1-2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें दिख जाएगा। और 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ आपको। जैसे आपने कोई घर बनाया हुआ है, आपका ऑलरेडी घर है, एक किराए के लिए आपने बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें सपोज़ कोई डिले हो जाता है। जैसे आज कोविड-19 के कारण या कोरोना वायरस के कारण जो आपका कोई अगर किसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो हो सकता है 3 महीने, 6 महीने डिले भी हो जाए। दूसरा, कॉस्ट बढ़ सकता है। जैसे बीच में ही सीमेंट का भाव बढ़ गया, ईंट का भाव बढ़ गया, तो लेबर का सैलरीज़ जो भी है, वेजेस बढ़ गए। तो ऐसे कॉस्ट ओवररन जिसको बोलते हैं, मतलब कॉस्ट बढ़ जाना। तो क्या ऐसे मामलों में हम क्या अपना घर बनाना छोड़ देंगे? ऑब्वियसली आपका आंसर राइट है, आपने बोला होगा नहीं। तो इसको हम शेयर मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ एक बार जोड़ के देखिए। तो उसमें अगर जैसे अभी थोड़ा नीचे गया था मार्केट, तो नीचे गया मतलब आपका कॉस्ट बढ़ गया, बोल लीजिए। नीचे रहता है मतलब आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उसमें अगर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने के लिए कोई बोल रहा है आपका एडवाइज़र, तो इसलिए बोल रहा है कि आगे जाके प्रॉफिट हो। जैसे आपके घर बनाने में अगर थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो जाए 1 लाख 2 लाख, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? आप कभी कैलकुलेशन करके उसको रखते भी नहीं है। वैसे ही इक्विटी पोर्टफोलियो को भी हमको उसी टाइप से देखना है, और पैसे अगर हो सके उसी टाइम ऐसे सोच लेना है, हम एक घर बना रहे हैं जिसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लग गया है, वैसे अगर मार्केट गिरने पे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा दे, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आगे जाके बहुत फ़ायदा ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो जब भी हम घर बनाते हैं, उसको मतलब जो ब्लूप्रिंट या उसका प्लानिंग बोलते हैं, डिज़ाइन, उसमें ही कभी 3 महीना, 6 महीना, साल भी लग जाता है। फिर जो ग्राउंड में अगर अब अलग से घर बना रहे हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस में लग सकता है 3 महीना, 6 महीना, राइट? फिर उसमें थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, हम सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल, एक कॉन्सेप्ट के लिए इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगा, वो भी 1, 2, 3 4 या 5 साल तक कंटिन्यू रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना पैसा आ रहा है,
आपका सब ठीक है, जैसे कोरोना वायरस जैसा कोई सिचुएशन तो नहीं आया और लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, तो ये सब मैटर करता है कंस्ट्रक्शन में। तो हो सकता है 5 साल लगे। तो कुल मिला के हर चीज मिला के ऑन एवरेज 5 to 6 years लग सकता है, कभी कभी 4 years भी लगता है। तो वैसे ही हम जब इक्विटीज या शेयर मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स को भी देखें, इन्वेस्टमेंट फेज है वो। जैसे आप घर बनाते हैं वैसे ही आप 4 to 5 years तक जब आप कॉन्स्टेंटली मंथली पैसा डालेंगे, वो जाके आपका इमारत जो बोलते हैं या घर का बेस तैयार होता है। उसके ऊपर आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा आगे जाके। तो बनते ही तो आपका पूरा पैसा एक ही दिन में किराए में नहीं आता। वैसे ही उसका भी जो आपने 5 साल तक पैसे भरे, उसको भी धीरे 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 जाके फिर 10 साल के बाद आपको किराया जैसे आगे जाके बढ़ता है, वैसे ही आपका प्रॉफिट्स इक्विटीज में बढ़ना शुरू होगा थोड़ा टाइम के बाद। अभी हो गया हमारा घर तैयार, नया घर मुबारक हो। तो इसमें आपने कभी ये सोचा है कि इसमें भी रिस्क हो सकता है? एक घर में या लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी आप ले, फ्लैट, उसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है? लेट्स से आपके बाद इसका कौन देखभाल करेगा, राइट? वो लोग इसको देखभाल करने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर आपका 2-3 जगह पे प्रॉपर्टी है, कहीं दूर है, लैंड, स्पेशली लैंड का ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फ्लैट को तो आपने ताला लगा दिया, हो गया। फ्लैट में और अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, डेप्रिशिएट होता है, किस जगह पे है उस पर डिपेंड करता है। लैंड में थोड़ा भाव ज्यादा मिलता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना लीगल एंगल से सब बहुत जरूरी होता है। हो सकता है जो आपके जिनको आप देने वाले हैं प्रॉपर्टी आगे जाके, आपके बच्चे, हो सकता है वो बाहर पढ़ने गए या फिर बहुत दूर रहते हैं, या वो इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, तब क्या करें? तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीजें सोचनी बहुत जरूरी होती है। फिर लीगल केसेस प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा होते हैं। आप कहीं भी जाके पूछिए, कुछ किसी भी कोर्ट के लॉयर को पूछिए, आपके पास कैसे केसेस आते हैं आपको मालूम हो जाएगा। कभी आप कोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के केसेस दिन भर आते रहते हैं। तो क्यों? ये रिस्क हुआ ना, तो इस रिस्क को समझने की जरूरत है। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात ये भी है, मैंने एक क्वेश्चन आपको शायद पहले ही पूछा था कि अगर आपका घर तैयार हो गया 5 साल में, तुरंत क्या आप बेचना चाहेंगे उसको? कभी हम घर ऐसे नहीं बनाते कि तुरंत हम 5 साल में बेचे उसको, 10 साल 20 साल 30 साल भी रखते हैं। या लैंड भी कभी हमने बाई किया, मतलब परचेज किया, तो उसको भी ऐसे नहीं होता 1 साल में बेच दिया। तो वैसे ही सिमिलरली हमको इक्विटीज या फिर हमारा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है शेयर मार्केट रिलेटेड, उसको भी सेम वे पे देखना है कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हम ये नहीं बेचेंगे। 3 साल में क्या होता है, 3 साल तो यूं जाता है, 5 साल यूं जाएगा। तो उसको रखना है, तभी आपको ऐसा सुंदर वो दिखाई नहीं देता, इसलिए आप फील नहीं कर पाते, लेकिन उसको भी ऐसे बढ़ने में टाइम लगता है, राइट? तो यही हमने समझाने की अभी तक कोशिश की। ठीक है, आइए। और दूसरी बात, मैंने एक बात आपको शुरू में पूछा था कि लेट्स से कोई आपके घर के बारे में पूछ रहा है, अरे आज आपका घर का भाव कितना हुआ, या आप कहीं से पूछने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं। वैसे ही अगर आप रोज अपना प्राइस देखने लगे शेयर मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ आप अपना नींद खोएंगे और दूसरा कुछ नहीं होगा। ना आपके देखने से आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाने वाला है ना नीचे आने वाला है। उसका काम है धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, कभी नीचे जाना कभी ऊपर जाना। उसको अगर एक बार सारा प्लानिंग करके आपने कर लिया है,
तो उसको 1 साल 2 साल तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना नहीं देखेंगे, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ आपका, एक सच्ची कहानियाँ हैं ये, और उसके ऊपर थ्योरीज भी है कि कैसे जिसने नहीं देखा उसका ही ज़्यादा पैसा हुआ है। तो अभी आते हैं कि हमको ये लगता है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इनकम देता है, हमको प्रॉफिट देता है। ले लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2005 में 15 लाख का एक प्रॉपर्टी था, वो हो सकता है लैंड हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, और उसको हमने सेल किया 1 करोड़ में 2020, ठीक कोरोना वायरस के पहले, क्योंकि अभी तो कोई लैंड डील होगा नहीं, तो उसको बोलते हैं इलिक्विडिटी। लेकिन आज भी शेयर मार्केट शुरू है, और शेयर मार्केट में आप म्यूचुअल फंड्स भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो अगर 15 लाख जाके 1 करोड़ हुआ 2005 से 2020 तक, उसको अगर हमको किसी भी स्कीम के साथ या फिक्स डिपॉजिट के साथ कंपेयर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एनुअली उसका कंपाउंडेड ग्रोथ रेट कितना है, हर साल उस पे कितना रिटर्न्स आया है परसेंटेज के हिसाब से, वो देखना है। तो अगर हम मान लेते हैं 2000 रुपये, अगर मेंटेनेंस तो होता है ना प्रॉपर्टी का, 2000 रुपये अगर हमने प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस किया, तो उसके बाद आता है 12.6%। ये जो 15 लाख 1 करोड़ हुआ है, वो 12.6% के हिसाब से आपको रिटर्न आया, राइट। उस पे हमने ये तो कॉस्ट नहीं लिया कि टैक्स कितना देना पड़ा या ब्रोकर को देना पड़ा, आपका कितना टाइम गया, ये सब हमने कोई कॉस्ट नहीं लिया है, राइट। अभी इसको कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड के स्कीम, जिसमें शेयर्स हैं प्लस फिक्स्ड इनकम, मतलब सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बॉन्ड, जैसे एनएचपीसी हो सकते हैं, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे एनटीपीसी हो सकते हैं, इनको भी उधार की जरूरत होती है जो म्यूचुअल फंड्स देते हैं। या फिर बड़े कंपनीज जैसे रिलायंस जियो, उनके भी बॉन्ड्स आते हैं, उनको भी उधार की जरूरत है। तो ये सब मिला के उस स्कीम में 12.13% आया है, जिसमें फिक्स्ड इनकम प्लस इक्विटीज है, 75% इक्विटी, 25% फिक्स्ड इनकम। वो भी कब, ये आपका अप्रैल के 15 तारीख तक, मतलब जब मार्केट पूरा फॉल हो गया था, उसके पहले देखते तो ये 13-14% हो ही जाता। और एक प्योर मतलब सिर्फ शेयर्स वाले फंड को हम देखेंगे, तो उसमें तो 13% से ज्यादा ही आया है। अभी अगर हम स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर की बात करें, मतलब सेंसेक्स, जो हमारे इसके क्या बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट है उसके टॉप कंपनीज का एवरेज प्राइस पे सेंसेक्स काम करता है। तो उसका टॉप कंपनीज का 30 कंपनीज का एवरेज प्राइस, वो 1979 में 100 से शुरू हुआ, तो आज के डेट में तो 33-34,000 के आसपास है। फिर भी हमने कम लिया है, जो अभी रिसेंटली 30,000 हुआ था तब का ही है। तो फिर उसका एनुअल रिटर्न देखे तो 41 ईयर्स में 14.92%, और उस पर डिविडेंड जो प्रॉफिट होता है कंपनी उसमें से, जो सालाना जो शेयर होल्डर है उनको देते हैं पैसा, तो उसको लगा देंगे 1.5% ज्यादा ले लेंगे, तो अराउंड 15-16% के आसपास। 15% तो ये हो गया, 16.5 to 17% का रिटर्न दिया है। तो ये कोई बुरा रिटर्न है क्या? ये बहुत बेहतरीन रिटर्न है, जो अदर एसेट क्लासेस कभी नहीं दे पाती लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इकोनॉमी चलता है सिर्फ और सिर्फ टॉप कंपनीज के ऊपर, राइट। अगर कंपनियां नहीं होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ मिलेगा? अभी देखिए इकोनॉमी का लॉकडाउन हो गया है, गवर्नमेंट को जीएसटी कितना आया है, आप पेपर खोल के देखिए। तो ये हमने जो बोला था, ये अलग अलग फंड्स लेके हमने देखा है, जैसे ये पुराने फंड्स है इसलिए लिया है, एचडीएफसी इक्विटी फंड ग्रोथ, वो 13.86% रिटर्न्स दिए हैं, कब से, 1/4/2005 से 15/4/2020 तक। ये अगर जनवरी में होता तो ये ऑलमोस्ट 15% के आसपास था। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये भी फंड्स भी रिटर्न उतना ही देते हैं, ऐसा नहीं कि कम देते हैं, राइट। इसमें तो बहुत आसानी है, क्योंकि हम थोड़े थोड़े पैसे से भी खरीद सकते हैं,
एक बार में कुछ भी पैसा दे सकते हैं और किसी को कुछ मालूम भी नहीं होता, और ना इस पे कोई घूमने का खर्चा है, आपको किसी को ब्रोकरेज देना है, इधर उधर जाना नहीं है, पूछना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट का झंझट नहीं है प्रॉपर्टी जैसा खरीदने के लिए या बेचने के लिए, राइट। तो ये सारे फंड्स का रिटर्न हमने दिखाया है कि 12 से 13-14% के आसपास तक था, वो भी मार्केट गिरने के बावजूद। तो दूसरा हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली लागू होता है। तो इसमें हमने लिखा है वर्ल्ड का टॉप इन्वेस्टर है वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे अब ऑलमोस्ट 90 इयर्स का हो गया है वो, उनकी उम्र, और उनका अभी नेटवर्थ जो बोलते हैं सारा उनका होल्डिंग्स और ये मिला के ऑलमोस्ट 90 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 से भी ज्यादा सिर्फ उनके पास है। तो मतलब इंडिया का जो शेयर मार्केट है पूरा वो अकेले खरीद सकते हैं, और भी कई मार्केट्स खरीद सकते हैं इसका। और उनका 99% मतलब जितना भी उनका पैसा है सब स्टॉक मार्केट में ही है। वो क्यों है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ओवर लॉन्ग टर्म सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है, क्योंकि वही इकोनॉमी चलाता है। जो आपको नौकरियां मिल रही है वो किसके कारण है? जो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट कमाता है उसके लिए है। और दूसरी बात, इसको मतलब आपको अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन को अगर आपको ये देना है कुछ भी जो आपकी संपत्ति है, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जैसा इजी कुछ ऑप्शन नहीं है आपको ट्रांसफर करने में। जिसको जितना देना है आप एकदम हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन लैंड को डिवाइड करना, उसको ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल का काम है। और उसको देखभाल करने के लिए आपके जो भी नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं सबको मिलजुल के फिर करना होगा वो काम। अगर आपका विल नहीं रहा, उसको पहले ही उसके नाम ट्रांसफर नहीं किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनके पार्टनर जो है 94 इयर्स के हैं, चार्ली मुंगर, इनके भी सेम है, सारे पैसे किसमें है? स्टॉक मार्केट में है। वो 94 इयर्स में भी नई नई चीजें सीख रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने आर्किटेक्चर सीखा है और बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं, ये उनका हॉबी है। तो उम्र के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं सीख सकते। आज टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी हर किसी को सीखना है। नेट बैंकिंग नहीं है, नेट बैंकिंग सीखिए, हम लोग सिखाएंगे आपको कैसे बैंकिंग को यूज करते हैं, कैसे सेफली यूज करते हैं। हर चीज सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर इतने उम्र के लोग इतना पैसा होने के बाद भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? अच्छा, ये इंडिया का इन्वेस्टर है राकेश झुंझुनवाला। ये 48 रिचेस्ट पर्सन है एज ऑन 4 जुलाई 2019 इंडिया में। उनका भी यूएस डॉलर 1.8 बिलियन हो गया है। तो इनका भी सारा वेल्थ जो है किसमें है? इक्विटीज या स्टॉक मार्केट में है, ठीक है। और इनका एक वीडियो है, किसी किसी को मैंने ऑलरेडी दिखाया है, लेकिन इसका जो क्लिप है मैं सबको प्रोवाइड करूंगा। इन्होंने क्या कहा है गोल्ड और जो लैंड या घर या जो भी रियल एस्टेट है उसके बारे में। तो हमको क्या सीख मिलती है कि इक्विटीज या म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी रिलेटेड स्कीम है उसको भी प्रॉपर्टी समझिए। वो सिर्फ पेपर में है करके हमको ये नहीं सोचना है कि वो प्रॉपर्टी नहीं है आज, क्योंकि हम बेच पाते हैं जल्दी, तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि 1 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे और रोज उसका प्राइस दिखता है करके हमको ये नहीं सोचना है कि रोज हमको देखना है, ठीक है। जो नहीं देखता उसी को प्रॉफिट आता है। और ये इजीली ट्रांसफरेबल वो हमने बोल ही दिया है। लिक्विडिटी है, मतलब आपका 1 करोड़ हो गया, आपने 10 लाख बेच दिया तो तुरंत पैसा आपको आ जाएगा। इस कोविड-19 के चक्कर में सारा लॉकडाउन है, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के आज भी बेच पा रहे हैं, आज भी ले पा रहे हैं, राइट। एक क्लिक की बात है, एक ओटीपी की बात है। और ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई पासवर्ड किसी को मिल गया तो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर्स हो सकता है ट्रांसफर, म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफर नहीं होगा। उसको बेच के ही वो पैसा आपके अकाउंट में ही आ सकता है, दूसरा कहीं नहीं जा सकता।
तो ये बहुत ही फायदा है म्यूचुअल फंड का सिक्योरिटी के हिसाब से। और लोग म्यूचुअल फंड में आपका कितना है कौन देख पाएगा, लेकिन आपके 3 प्रॉपर्टीज हैं, सबकी आंखें उसी पे रहेगी। तो ये हमेशा याद रखिए। और मैनेज करने में ना सबसे आसान है म्यूचुअल फंड। तो हमको क्या देखना है, जैसे ये ले लीजिए सीसॉ होता है ना, हमने यहाँ पे क्या रखा है आपका, एक तरफ घर या मतलब रियल एस्टेट जो भी है लैंड वगैरह, और एक तरफ रखा है फाइनेंशियल एसेट। जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो फाइनेंशियल एसेट है, जो ये घर होता है या फिर प्रॉपर्टी लैंड होता है वो फिजिकल एसेट है आपका। तो फिजिकल एसेट और इसमें बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 50 इसमें डालिए। अपने जो घर जिसमें आप रह रहे हैं उसको मत काउंट कीजिए, वो तो आप बेचने वाले हैं नहीं ना। वो मैंने ऐसे ही पूछा था आपको दिखाने के लिए कि आपका प्रॉपर्टी अगर है उसको रोज हमको प्राइस देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया है या 50 लाख रुपया है, 25 लैंड में 25 रियल एस्टेट में, ऐसे ही होना चाहिए, राइट। तो ये बैलेंस जिसका नहीं होता है ना, उसका या तो बहुत ज्यादा कभी रिटर्न आ जाएगा, कभी ऐसा होगा कि बेच नहीं पाएंगे, उसको बोलते हैं, और हाथ में पैसा नहीं रहेगा। तो उसको बोलते हैं एसेट रिच कैश पुअर। मतलब बहुत लोगों को आपने देखा होगा प्रॉपर्टी तो रहते बहुत गरीब की तरह। तो ऐसे रहने का क्या मतलब है, वो आप सोचिएगा। और ये टेबल है, इसमें सब दिखाया हुआ है कि फिक्स्ड इनकम, इक्विटीज और रियल एस्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस आपका है। तो आप दोनों में ही रिटर्न्स आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी इक्विटी में ज्यादा आ जाता है किसी टाइम पे, किसी टाइम पे रियल एस्टेट में ज्यादा आ जाता है। और लेकिन इक्विटीज जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है, हम थोड़ा थोड़ा करके भी उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में एक साथ पैसा डालना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको प्रॉपर्टी की तरह देखिए, म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम्स होते हैं शेयर मार्केट रिलेटेड, और उसको उसी की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे आप एक लैंड खरीदते हैं 20 साल 30 साल के लिए अपने बच्चों को देने के लिए, वैसे ही उसको रखिए। आपने देखा होगा 41 ईयर्स में 17-16% रिटर्न आया है। आगे जाके अगर 10-12% भी रिटर्न आते हैं तो भी बहुत पैसा कमा लेंगे आपके जो भी बच्चे हैं। ये नहीं सोचिए कि 4 इयर्स तक मेरा पैसा नहीं रिटर्न दे रहा है तो इसको बेचना है, ऐसा नहीं है, आगे जाके दे देगा रिटर्न्स। आप ऐसा समझ के कुछ खरीदारी कीजिए उसमें कि ये मैं रख रहा हूँ प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों के लिए, इसमें ये स्कीम ये बच्चे के लिए है, 2 बच्चे हैं तो एक स्कीम इस बच्चे के लिए है, दूसरा स्कीम दूसरे बच्चे के लिए है। तो वैसे ही आप देखिए। और शुक्रिया, आप हमारे फेसबुक इस वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको जो भी नया वीडियो ऐसे रिलीज करेंगे, क्योंकि हर किसी को हमको तो इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लास्ट में एक डिस्क्लेमर, जो म्यूचुअल फंड्स इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड दिस स्कीम इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। ये जो भी डिस्क्लेमर आता है, क्यों आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये पहले ही हमको समझा देते हैं कि कहाँ पे क्या रिस्क है, वो रिस्क को समझ के ही करने को बोल रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह नहीं सिर्फ आपको दिखाएंगे सुनहरे सपने। यहाँ पे जो रिस्क है उस हिसाब से, अगर मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट 2-3 साल में बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, तो अगर आपके पास पैसा 2-3 साल के लिए है तो मत इस स्कीम में मत डालिए, हम पहले ही बोल देते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट है, आपको हर महीने उसका स्कीम शीट मिलता है कि किस में आपका पैसा गया है, आपने अगर 1000 रुपये दिया है कहाँ कहाँ गया है, तो पूरा आपको डिटेल्स मिलता है। और कहीं भी नहीं मिलता आपको, फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं मिलता। अभी कितने सारे बैंक्स का क्या होगा इस कोविड के बाद पता नहीं। अभी आज एक बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने बंद किया है, कोऑपरेटिव बैंक का, राइट। और ये जो वीडियो है हमने जो भी स्कीम के बारे में बात की है वो हमारे पर्सनल व्यूज हैं, हमने ये नहीं बोला है कि उसी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। और जो रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, जब रिस्क वर्ड आता है तो एक और वर्ड आता है रिस्क मिटिगेशन।
जैसे बारिश होता है तो बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ हम उपाय करते हैं, वैसे ही रिस्क को मिनिमाइज कम करने के लिए